हेलो बच्चों, आपका S2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तक हम लोग कर लिए थे। आज कुछ एग्जांपल इसका ट्राई करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए आपके सामने रहा। ये एक P पॉइंट है -10, Q 0 है और R3, 3√3 है। ये 3 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR बताना है। इसमें हमें PQR के बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ट्राई करें। आपके सामने रहा ये। अगर इसका करेक्ट फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो P है -10, इधर कहीं लाई करेगा। Q है 0 और R है 3√3, इधर कहीं होगा। तो ये मिला आपको PQR, सही ना। एंगल PQR के बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है। कुल मिला के PQR का मतलब एंगल Q के बाइसेक्टर का इक्वेशन। सबको दिख ही रहेगा कि ये ओरिजिन से जा रहा है। जब लाइन ओरिजिन से जाता है तो इक्वेशन होता है y बराबर mx। c हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं बनाया y एक्सिस पे। अच्छा, अब आपको क्या ढूंढना है? इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का अगर स्लोप आ जाएगा तो हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे ना। तो पहले ये वाला एंगल ढूंढो। अगर ध्यान से देखिए तो इसका स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 थीटा मान लो। तो स्लोप है 3√3/3 मतलब √3, 3√3/3 ना। तो थीटा आएगा 60 डिग्री। तो ये है 60। तो थीटा अगर 60 है तो ये बचा हुआ एंगल 120 है और बाइसेक्टर आधा आधा करेगा तो 60 60। तो ये लाइन ध्यान से देखिए, x एक्सिस से कितना एंगल बना है? ये बना है। ये एंगल है 60 + 60 मतलब 120। तो लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 एंगल बनाया है। तो इसका स्लोप क्या होगा? tan 120। तो इक्वेशन y बराबर mx है। तो y बराबर tan 120 × x। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। tan 120 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। tan 120 कितना होता है? tan 90 + 30 - cot 30 मतलब -√3। तो y बराबर -√3x। y बराबर -√3x मतलब C आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। इसमें आप बस करेक्ट फिगर ड्रॉ करिए। करेक्ट फिगर अगर बनाएंगे तो करेक्ट फिगर से उसका मिल जाएगा स्लोप। और स्लोप आ जाएगा तो ओरिजिन से जाने वाला लाइन y बराबर mx होता है। तो आसानी से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आपके सामने रहा ये। पढ़ो ध्यान से। गिवन वर्टिसेस A 1 1, B 4 - 2, C है 5 5 ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम C टू द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसमें भी करेक्ट फिगर बना। देखिए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, जितने भी चैप्टर कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़े ना सर, तो दिमाग में क्वेश्चन का पहले आपके इमेज बन जाना चाहिए। उसके बाद उस दिमाग में जो इमेज बना है उसको कॉपी में उतार लो। फिर ये सोचो कि आपको करना क्या है, मतलब निकालना क्या है। वो फिगर खुद ही बता देगा कि हमको आप ये करेंगे तो हम आंसर आपको दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको तीनों वर्टिसेस दिया है एक ट्रायंगल का। A है 1, 1, B है 4 - 2 और C है 5 5। सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम C टू इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब एंगल A का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल A को आधा आधा करेगा। इस पर C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। मान लो ये CD है, ये मान लो E है। तो हमें CD लाइन का इक्वेशन बताना है। C से
एंगल ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, हमें सीडी लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग पॉइंट और स्लोप फॉर्म में देखे थे तो आया था y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट तो आपको गिवन है, बस क्या ढूंढना है, स्लोप। अगर स्लोप आ जाएगा तो सीडी लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो स्लोप अगर सीडी का आपको लिखना है तो पहले आपको स्लोप लिखना होगा एई का। एई का अगर स्लोप आ गया तो सीडी का अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि एई लाइन के परपेंडिकुलर है सीडी लाइन। हाँ, तो एई लाइन का आपको स्लोप पहले ढूंढना होगा। तो एई लाइन का स्लोप कैसे ढूंढे, ए तो पता है, ई अगर निकाल लें, ई अगर हम लोग किसी तरीके से निकाल लें तो ए और ई अगर 2 पॉइंट पता होता है, स्लोप लिखने सबको आता है। तो इसमें हमें अब सोचना है कि ये ई कैसे आएगा, कौन सा पॉइंट, ई, पॉइंट ई कैसे आएगा। तो इसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, कहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमेशा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब इन सेंटर का डेरिवेशन कर रहे थे तब बताए थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट सामने वाले साइड को अगल बगल वाला जो साइड है उसके रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे बी अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ये इक्वल टू होगा ए बी अपॉन ए सी के। अच्छा, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए कितना आएगा, ये आएगा 9 रूट 18 मतलब 3√2। अच्छा, ए सी देखते हैं, ए सी ये आ जाएगा 4√2, डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच, रेशियो आ गया 3:4। तो ये रेशियो आपको मिल गया 3:4। क्लियर है कि नहीं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाले साइड को आपको चेक करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये होता है अगल बगल वाला जो साइड है उसके रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है बच्चों। अब आप ई निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। चलो ई सोचते हैं, देखो ये आ जाएगा 15 और 16 31/7, 4 + 3 7। अच्छा, अगला देखिए -8 और +15, 7/7 1। ध्यान से देखो तो y2 माइनस y1, 1 - 1 0 आ रहा है, मतलब जो ए लाइन है इसका स्लोप है 0। ए लाइन का स्लोप क्या है, 0। ए लाइन का स्लोप है 0। ठीक, अब ए लाइन का स्लोप अगर है 0 तो उसके परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप 0 का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है कि कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो ये जो सी डी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5। तो इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 5। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लिखना है जो 5 से जाए, तो इक्वेशन क्या बताते हैं, x बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट वही होगा जिससे पास हो रहा है, तो x बराबर 5। क्लियर है सबको। एक बार फिर समझो, सबसे पहले हम लोग ई निकाले हैं, कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के। तो रेशियो आपको मिल गया 3:4, फिर सेक्शन फार्मूला से ई निकाले। अब ए का स्लोप देखिए, y2 माइनस y1 आ रहा है 0, तो स्लोप ए का कितना हो जाएगा, 0। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब जिससे पास हो, तो 5 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन x बराबर 5। ओके, नेक्स्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा हम लोग निकालेंगे, दो स्ट्रेट लाइन का अगर आपको इक्वेशन गिवन रहेगा तो उसके बीच का एंगल क्या होता है और कैसे निकालेंगे। दो स्ट्रेट लाइन मान लो आपको गिवन है, चलो समझते हैं। मान लो सर ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनेगा। दो लाइन के बीच में दो एंगल बनता है, देखो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, एक एंगल ये भी तो बनेगा सर, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये भी पाई माइनस थीटा होगा। मतलब दो लाइन अगर गिवन रहेगा तो दो लाइन के बीच में दो एंगल बनता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। परपेंडिकुलर है तब तो 90-90 बनेगा। परपेंडिकुलर का केस हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो दो लाइन अगर गिवन है तो उसके बीच में आपको दो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम लोग एक्यूट एंगल ढूंढ लिए, जैसे मान लो एक्यूट एंगल आ गया 60 डिग्री,
तो अपने आप ही बता सकते हो कि ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि हमेशा सम कितना रहेगा, 180। देख सकते हो यहां से यहां तक चलेंगे तो पूरा 180 चलेंगे। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। क्लियर है? अब इन दोनों लाइन का हमें स्लोप गिवन है। इसका स्लोप मान लो है m1, का स्लोप है m2। मान लीजिए कि ये लाइन x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया है और सेकेंड वाला लाइन x एक्सिस से बीटा एंगल बनाया है। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है सर? तो ये बात सबको पता होता है, सबको पता होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल है ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। अच्छा, तो बीटा क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा। यहां से थीटा लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। दोनों साइड टेन ले लो तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा टेन बीटा माइनस अल्फा। फिर टेन थीटा एक बार ओपन करके देखें तो ये आएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। टेन बीटा माइनस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा टेन अल्फा। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या माने थे? m1, तो m1 होगा टेन अल्फा, अगर एंगल टेन अल्फा बना रहा है भाई। अच्छा, इस लाइन का स्लोप m2 माने थे और ये बीटा बना रहा है तो m2 होगा टेन बीटा। ध्यान से देखिए थे टेन बीटा मतलब m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 या m1 m2। तो दो लाइन के बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये एंगल का फॉर्मूला। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार किताब उताब में तो हम लोग कहीं कहीं m1 माइनस m2 पे देखे थे, ये m2 माइनस m1 सर लिख रहे हैं। ये आपके ऊपर है। मान लो किताब वाला इसको मान लो m2 की जगह m1 माना होता, या हम ही मान लो कि m2 की जगह m1 मान लिए और इसके जगह m2 मान लिए, तो अब फॉर्मूला में m1 माइनस m2 आ जाएगा। होता क्या है ना, एक्चुअली देखो होता क्या है, टेन थीटा अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट जो होता है वो आए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी न्यूमरेटर में जब भी लिखना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। जो एंगल देखना है ना, जैसे ये वाला एंगल आपको ढूंढना है, ये वाला, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज में चलो। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बाद में पहुंचोगे, जहां पे तुम पहुंचोगे वो वाला पहले लिखते हैं, फिर माइनस जहां से शुरू किए वो वाला लिखते हैं। ये एग्जैक्ट टेन थीटा आपको देगा। क्या बोले हैं फिर से? आपको अगर दो लाइन के बीच, मान लो ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का ये एंगल ढूंढना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करो। इसका स्लोप है m1, इसका है m2। तो ये बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बाद में आएगा, बाद में मतलब ये देखो यहां से जब मूव किए थे बाद में आया, तो इसे पहले लिखा करो। नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे में तो 1 प्लस m1 m2 ही होता है। तो ये टेन थीटा होगा, ये एग्जैक्ट एंगल आएगा। एग्जैक्ट मतलब जो रहेगा वो आएगा। जैसे मान लो आपको ये एंगल लिखना हो, इसका स्लोप था m1, का था m2, तो ये बताइए कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल था पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा आप लिखेंगे ना, तो बाद में कौन सा आया? बाद में आया m1 माइनस पहले कौन आया? m2, 1 प्लस m1 m2। समझ में आया सबको बात? या तो हम लोग एग्जैक्ट अगर लिखना हो, लेकिन ये एग्जैक्ट लिखने के लिए आपको करेक्ट फिगर बनाना होगा। तो इस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए, ये जो टेंशन है कि यार हम लोग बार बार करेक्ट फिगर, मतलब कोई पूछे सर बताइए बार बार करेक्ट फिगर बना के चेक करें कि बाद में कौन सा आएगा एंटी क्लॉकवाइज चलने में, फिर पहले कौन सा आएगा, तो इसमें बड़ा टेंशन है भाई। नहीं, तो इस टेंशन को दूर करने के लिए एक काम हुआ। एक काम ये हुआ कि हम लोग मान लिए कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब जो एक्यूट एंगल है वो वाला थीटा हम लोग निकाल रहे हैं। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है ये मॉड लगा के निकाल दिए। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है ये मॉड लगा के निकाल दिए। m1 माइनस m2 का मॉड अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये पूरा क्या लिखे हैं? मॉड में। मॉड लगाने से फायदा क्या हुआ कि ऊपर चाहे m1 माइनस m2 लिखो चाहे m2 माइनस m1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है। अगर मान लो m1 माइनस m2 करने पे 5 आया तो m2 माइनस m1 करने पे -5 आ जाएगा बस। लेकिन मॉड के अंदर 5 लिखो चाहे -5 लिखो, आंसर तो 5 ही देगा भाई। मतलब अब जो टेंशन था वो हो गए फ्री हम लोग। नहीं तो कभी अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल लगाना हो तो हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं। एक्यूट एंगल वो भी कैसे? मॉड लगा के। मान लो
मॉड के अंदर आ गया -√3, तो -√3 tan थीटा है, तो मॉड के अंदर आया ना भाई, तो tan थीटा क्या आ जाएगा √3 मतलब 60 डिग्री, तो एक्यूट एंगल आ गया 60, फिर ऑब्ट्यूस अपने आप ही 120 हो जाएगा। सब लोग समझ गए? दो लाइन के बीच में दो एंगल बनेगा, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस। एक्यूट वाला हम लोग मॉड लगा के निकालते हैं, ऑब्ट्यूस वाला पाई माइनस थीटा करके निकालते हैं। चलो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो एक जगह थोड़ा सा और टेंशन आता है, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में एक जगह थोड़ा सा और आपको प्रॉब्लम आ सकता है, और वो प्रॉब्लम आता है ट्रायंगल का तीनों एंगल निकालने में। ट्रायंगल का तीनों एंगल निकालने में, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल रहे ABC, आपको इसका स्लोप दिया है m1, इसका स्लोप दिया है m2, इसका स्लोप दिया है m3, सही है ना। AC का स्लोप दिया है m1, AB का स्लोप m2 और BC का स्लोप m3। ये लाइन का इक्वेशन दे सकता है, AB लाइन के इक्वेशन दे दिया और BC लाइन के इक्वेशन दे दिया और AC लाइन के इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन दे चाहे स्लोप दे, एंगल ढूंढने के लिए हमें स्लोप का जरूरत पड़ता है, और इक्वेशन भी दे दिया तो स्लोप तो पता ही होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आपसे मान लो tan A, tan B और tan C निकलवाना चाहे, स्लोप देके क्या पूछे, tan A निकालो, tan B निकालो और tan C निकालो, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो अब अगर कोई सोचे कि यार अगर मॉड लेके हम लोग निकालें, मॉड लेके, तो मॉड लेके इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या आता है? अगर मॉड लेके निकालेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, tan थीटा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर आया तो एंगल एक्यूट एंगल हमेशा आएगा। लेकिन ट्रायंगल का एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। अरे ये एंगल वो तो फिगर पे डिपेंड करेगा, या जैसा स्लोप दिया होगा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। इस समय जो फिगर बना है उसके हिसाब से तीनों एक्यूट लग रहा है, लेकिन ये फिगर तो ऐसे भी हो सकता है ना सर, ये तो फिगर अपने से ड्रॉ किए हम लोग। मान लो ये हटा देते हैं, मान लो ये ट्रायंगल बन गया, इस समय देखो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है। अगर मॉड लगा के निकालेंगे तो उसमें तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब यहां पे मॉड वाला भी कंसेप्ट फेल हो गया। दो लाइन के बीच का एंगल कभी भी लिखना हो तो मॉड लगा के कहीं नहीं फेल होगा, बस मॉड वाला जो बताए हैं फंडा वो ट्रायंगल वाले में फेल होता है कभी कभी, तो इसलिए उसको भी अलग से अब समझ लेते हैं। ट्रायंगल में एंगल अगर आपको ढूंढना रहेगा tan A, tan B, tan C, तो उसके लिए क्या करते हैं, दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि आप तीनों लाइन का करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लो। तीनों लाइन मतलब AB, BC और CA जो ट्रायंगल का साइड है, तीनों लाइन का जैसा थोड़ा रहेगा उस टाइप का करेक्ट फिगर बना लो। अगर करेक्ट फिगर बनाए तो एंगल लिखना, एग्जैक्ट एंगल लिखना आपको सिखाए हैं अभी कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चला करो, बाद वाला माइनस पहले वाला लिखा करो न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में तो कोई टेंशन नहीं, 1 + m1 m2 ही रहता है, ठीक। एक तो तरीका ये कि हम लोग करेक्ट फिगर बनाएं, फिर एग्जैक्ट tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं बिना मॉड लगाए, उससे भी करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका देखो जो आपके सामने लिखा है, कि अगर आपको शॉर्टकट तरीका यही होता है, हम लोग यही मेथड लगाएंगे जो बोर्ड में लिखा है। अगर आपको ट्रायंगल के केस में एंगल फाइंड करना है तो उसका सटीक एकदम तरीका है जो लिखा है, ध्यान से सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और बता भी देते हैं कि होता क्या है। जो भी स्लोप आपको दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, और ये नाम जो है ना स्लोप का m1, m2, m3 आपको अपने से मानना है, और ट्रायंगल का जो ABC नाम है ये भी आप अपने से, हम ये नाम अपने से रखें भाई ABC, सवाल वाला थोड़ी दिया था, तो आप नाम अपने से लिखिएगा ABC, और स्लोप को लिख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे बड़ा है उसका नाम m1 रख देना, उससे छोटे वाले का नाम m2, सबसे छोटे वाले का नाम m3। हमें क्या करना है, स्लोप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और ये हम लोग मान रहे हैं कि m1 m2 के बीच का एंगल A है, m2 m3 के बीच का एंगल B है, और m3 m1 के बीच का एंगल C है। m1 m2 के बीच का एंगल A, m2 m3 के बीच B, m3 m1 के बीच C, ठीक। तो साइक्लिक क्रम में लिखो tan A, tan B, tan C, बिना दिमाग लगाए आ जाएगा। साइक्लिक क्रम में मतलब m1 - m2 tan A, नीचे 1 + m1 m2 तो रहेगा ही, tan B में m2 - m3 और tan C में m3 - m1। देखो वही लिखा है,
M1, M2, M3 आर स्लोप ऑफ थ्री लाइंस, L1, L2, L3 बराबर 0। M1, M2, M3 को देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इससे फार्मूला से मिलता है, तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। tan A होता है M1 माइनस M2, देखो मॉड नहीं लगा है, एग्जैक्ट आएगा, जो रहेगा वो आएगा। M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, फिर M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3, फिर tan C में M3 माइनस M1। याद रखिएगा इसमें आपको साइक्लिक क्रम में चलना होता है, M1 M2 M3 कैसे चलना है, साइक्लिक क्रम। देखो M1 माइनस M2, फिर M2 माइनस M3, फिर M3 माइनस M1। क्लियर है सबको कंसेप्ट। ट्रायंगल का एंगल कभी ढूंढना हो तो आप सबसे पहले स्लोप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसके बाद फिर साइक्लिक क्रम में tan A tan B tan C लिखो, बिना मॉड लगाए आपको एग्जैक्ट एंगल मिलेगा। क्लियर। अच्छा, कभी अगर मान लो आपको tan A tan B tan C सब निकलवाना चाहे और आपको चेक करना हो कि यार ये सही निकालें हम कि गलत, मतलब अपने संतुष्टि के लिए मान लो आपको चेक करना है कि ये सही निकालें कि गलत निकालें, तो उसका एक तरीका होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रायंगल के केस में tan का सम और tan का प्रोडक्ट बराबर होता है, मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C और tan A इंटू tan B इंटू tan C इक्वल होते हैं। तो tan का सम और tan का प्रोडक्ट चेक कर लेना, अगर कभी भी बराबर आएगा इसका मतलब आप सही किए हैं, और बराबर नहीं आएगा तो गलत किए हैं। ये तरीका होता है चेक करने का, नोट कर लिए होंगे। ओके, आगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन अगर आपको दिया रहेगा, दो पैरेलल लाइन अगर गिवन है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला होता है सिंपल, बस उसे नोट कर लो। प्रूफ तो आप लोग किए होंगे बोर्ड में, तो प्रूफ पे हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। मान लो ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस C1, पैरेलल लाइन है साहब, तो ax प्लस बी वाई तो वही रहेगा, बस कांस्टेंट बदलता है। मान लो इसमें कांस्टेंट हो गया C2। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब दोनों के परपेंडिकुलर लेना होता है, ऐसे तिरछा कोई नहीं लेना होता, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हम लोग लिखते हैं मॉड C1 माइनस C2, नीचे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहले ax प्लस बी वाई दोनों में सेम बनाते हैं, सेम बनाने के बाद कभी कुछ लोग कहेंगे सेम बनाते हैं, ये क्या बता रहे हैं। जैसे मान लो लाइन के इक्वेशन ऐसे दिया है, दूसरा लाइन मान लो इस तरह दिया है, कहे कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ। देखो सेम है, जो यहां है वही यहां है, नहीं है, लेकिन सेम बना सकते हैं। दूसरे वाले में आसानी से देखो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो सेम आ गया। ये नहीं कि डायरेक्ट इसको घटा दो ना, गलती हो जाएगा। अगर आपको दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले x और y का जो भी दोनों इक्वेशन में दिया रहेगा टर्म, उसको बनाएंगे सेम। अब देखो सेम बन गया, जो यहां वही यहां। इसके बाद फिर अब फॉर्मूला लगाना, कांस्टेंट को घटाओ, 5 माइनस 1/2, नीचे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह यूज आगे आएगा। ये वाला जो पॉइंट अभी लिखवाए हैं ये बहुत जगह आगे यूज आएगा। आगे मतलब पूरे स्ट्रेट लाइन में तो आएगा ही, आगे सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स, हाइपरबोला में भी इसका यूज आता है। ये सवाल वाला लेकिन आपसे नहीं बोलेगा कि आपको इसका यूज करके करना है, ये आपको अपने से पहचानना है कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो पहले तो हमारा एम ये रहेगा कि हम लोग ये थोड़ा सीखें यार कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है और कहाँ इसको यूज करें। तो देखिए क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ ए गिवन लाइन। मतलब एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हमें ढूंढना है जो x1 y1 से पास हो और किसी गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाए। गिवन लाइन मतलब उसका स्लोप दिया रहेगा या लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें स्लोप अभी ढूंढना है बस। ठीक है, क्या बोले हैं, ऐसे लाइन के इक्वेशन लिखना है जो x1 y1 से जाए और किसी गिवन लाइन के साथ सेम अल्फा एंगल बनाए। तो सबसे पहला तो इसमें यह सोचना है आपको, ये मान लो सर x एक्सिस y एक्सिस है, कि ऐसे कितने लाइन हो सकते हैं। जैसे मान लो ये गिवन लाइन है, ये है गिवन लाइन। गिवन लाइन मतलब इसका स्लोप आपको गिवन है, गिवन लाइन का स्लोप मान लिया है tan थीटा।
स्लोप टेन थीटा होने का मतलब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा गिवन लाइन। यहां तक क्लियर है? ऐसे दो लाइन होंगे जो किसी पॉइंट से पास होंगे और कांस्टेंट एंगल बनाएंगे गिवन लाइन के साथ। एक नहीं ऐसे दो लाइन होंगे। देखो मैं फिगर बना रहा हूं, x1 y1 से जाए, जैसे मान लो x1 y1 यहां है, कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहां है इस समय। अब एक लाइन देखो ऐसे हो सकता है अल्फा एंगल पे, दूसरा लाइन ऐसे हो सकता है अल्फा एंगल पे। दोनों लाइन आप चेक करें, गिवन लाइन के साथ अल्फा बना रहा है और दोनों ही लाइन x1 y1 से जा रहा है। सिंपल सा बात है यार, इतना सोचने की क्या आपको जरूरत। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर किसी पॉइंट से जाए और किसी लाइन के साथ सेम एंगल बनाए तो ट्रायंगल आइसोसेलेस रहेगा, तभी ऐसा केस होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो लाइन ऐसे होंगे जो किसी वर्टेक्स से जाएगा और तीसरे वाले साइड से सेम एंगल बनाएगा। वही कंसेप्ट समझ गए सब लोग? तो इस केस में x1 y1 से जाने वाला लाइन जो गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाए, कितने लाइन हो सकते हैं? दो। कितने लाइन? दो। अब इन दोनों लाइन का हमें सोचना है इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी लाइन का सोचना है तो हम लोग को अगर पॉइंट दिया है ना, तो पॉइंट तो पता है, तो हम लोग सिर्फ स्लोप के बारे में विचार करेंगे। अगर पॉइंट और स्लोप पता रहेगा तो इक्वेशन लिख लेंगे। तो इस केस में हम लोग स्लोप सोचेंगे दोनों लाइन का, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है जिससे पास हो रहा है। अच्छा, मतलब स्लोप सोच रहा है। हाँ स्लोप, चलो सोचते हैं इस लाइन का स्लोप। अच्छा, स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाए उसका टेन, मतलब अगर मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए तो स्लोप टेन अल्फा, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए स्लोप टेन थीटा, एक्स एक्सिस से थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाया तो स्लोप टेन थीटा प्लस अल्फा। तो इस लाइन का हम लोग को देखना है कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। तो एक्स एक्सिस से देखो चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से देखो, बात वही होता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, अगर ये थीटा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से भी थीटा ही बनाएगा भाई। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां तक इसको पीछे ना बढ़ा के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां पे खींच देते हैं। बात वही होता है, सेम एंगल होता है। यहां पे भी खींच दो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो आपको इससे और इससे इन दोनों लाइन का एंगल देखना है। ठीक है सर? अब सेम वही बात देखो, यहां अगर थीटा है तो यहां भी थीटा ही बनाएगा ये लाइन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से एंगल देखो कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा। ये एंगल है थीटा प्लस अल्फा। तो स्लोप इस लाइन का आ गया टेन थीटा प्लस अल्फा। ये हो गया स्लोप। सही है सर? सेम उसी तरह इस लाइन का स्लोप अब देखेंगे हम लोग। इस लाइन का यहां थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये अल्फा है तो ये बचेगा पाई माइनस अल्फा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से ये टोटल एंगल, ये अल्फा है यहां पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से ये टोटल एंगल कितना आ गया? ये टोटल एंगल आ गया पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, या पाई माइनस कॉमन ले लो, थीटा माइनस अल्फा। या तो एक काम करते हैं, प्लस में ही रहने देते हैं। प्लस में अगर रहने देंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा, ऐसे लिख लो। तो अगर जितना एंगल बनाएगा उसका टेन ले लो, तो इसका टेन लो, तो स्लोप आ जाएगा टेन पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा। टेन पाई प्लस समथिंग रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो ये देगा टेन थीटा माइनस अल्फा। ये इसका आ गया स्लोप। तो दोनों लाइन का स्लोप आपको मिल गया। एक लाइन का स्लोप आ गया टेन थीटा प्लस अल्फा, दूसरे लाइन का स्लोप आ गया टेन थीटा माइनस अल्फा। तो दोनों लाइन का स्लोप आ गया और दोनों लाइन x1 y1 से जा रहा है। तो इक्वेशन आपको मिल गया y माइनस y1 बराबर स्लोप है टेन थीटा प्लस माइनस अल्फा। एक लाइन का टेन थीटा प्लस अल्फा है, दूसरे का टेन थीटा माइनस अल्फा, x माइनस x1। ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं भी ऐसा फील हो, ये सवाल में लिखा नहीं रहेगा भाई कि सवाल में आपको गिवन रहेगा कि आपको ये मेथड लगाना है ना, ये आपको अपने से सोचना है। और जहां पे भी आपको ऐसा फील हो कि एक लाइन किसी गिवन पॉइंट से जा रहा है और किसी गिवन लाइन के साथ सम एंगल बना रहा है, तो इक्वेशन तुरंत आप ये लिखा करें, y माइनस y1 बराबर टेन थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1। डायरेक्ट इसे याद रखिएगा। एक लोग करें थीटा प्लस अल्फा 90 होगा। क्यों 90 होगा भाई? अरे
ये थीटा तो कांस्टेंट एंगल है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अरे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी। और अल्फा क्या है? अल्फा, अल्फा जितना एंगल देगा, मतलब आपको एंगल कांस्टेंट कुछ देगा। जैसे मान लो कि किसी लाइन का इक्वेशन दे दिया y बराबर 2x + 3, तो इसका स्लोप कितना है? tan थीटा 2 है, और कहे कि इससे 45 डिग्री पे लाइन लिखिए, तो ये बताओ कि tan थीटा 2 है, तो 2 लगभग √3 से ज्यादा है, तो ये 60 डिग्री से कुछ ज्यादा ही आएगा एंगल, और 45 डिग्री, तो 60 डिग्री से ज्यादा और 45 जोड़ेंगे 90 आएगा। क्यों आएगा? मतलब थीटा और अल्फा में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अपने से मत बनाइएगा कुछ। थीटा और अल्फा, थीटा तो आपको सवाल वाला देगा और अल्फा भी सवाल वाला देगा, तो वो तो कुछ भी दे सकता है, उसमें रिलेशन कहाँ ढूंढने लगे। थीटा प्लस अल्फा 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये मत कहना कि थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, गलत। क्लियर? चलो आगे बढ़ते, एक एग्जांपल ट्राई करें। आपके सामने रहा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन द लाइंस। इसमें हमें ऐसा लाइन ढूंढना है जो 2,3 से पास हो और इन दोनों लाइन के बीच में 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाए, या करेक्ट फिगर बनाना हो जिसको बना लो, लेकिन हम करेक्ट फिगर ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। दोनों लाइन का कुछ भी फिगर ड्रॉ कर दिया ऐसे। दोनों लाइन पैरेलल है, ये दिख ही रहा है सबको। y + 2x, y + 2x सेम है, मतलब दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल। y + 2x = 3, y + 2x = 5। ये दो लाइन है। अब एक लाइन 2,3 से पास हो रहा है और इन दोनों के बीच में 2 का इंटरसेप्ट बना रहा है। ऐसे हो सकता है देखो, या ऐसे हो सकता है, चलो ऐसे ही बना दिए। ये 2,3 से गया लाइन, और इन दोनों लाइन के बीच में जो इंटरसेप्ट बना है, इंटरसेप्ट वो 2 यूनिट का है। ये इंटरसेप्ट है 2, ये वाला लेंथ कितना है? 2। अच्छा ऐसा है। लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो लाइन का इक्वेशन अगर आपको ढूंढना है तो क्या ढूंढना है? स्लोप। क्या ढूंढना है? स्लोप। अगर स्लोप आ जाएगा तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा स्लोप अब सोचो कैसे ढूंढे, ये बताओ यार। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कितना? 5 - 3 कितना आ गया? 2। 2/√a² + b² कितना आएगा? 5। 2/√5। और ये परपेंडिकुलर ही लेते हैं भाई, ये भी आपको बताया था। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पता है 2/√5। अच्छा ये एंगल अगर हम लोग ढूंढ लें, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो क्या कर सकते हैं? इसका स्लोप मान लो m है। इसका स्लोप पता है क्या? इसका स्लोप पता है कितना है? -2। इसका स्लोप अगर -2 है तो इसका स्लोप कितना होगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन है 1/2। अच्छा मतलब इसका स्लोप पता है? हाँ भाई इसका स्लोप पता है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा अब अगर हम लोग tan थीटा निकालने, सोचो थोड़ा सा, मतलब ये सब आपको फिगर बना के ही सोचना है सब कुछ कि यार ये स्लोप कैसे फाइंड कर पाएंगे हम लोग। तो हमें ये लगा यार कि ये डिस्टेंस सवाल वाला दिया है, ये डिस्टेंस हम लोग अपने से निकाल सकते हैं, तो ये एंगल ढूंढ लेंगे। ये एंगल ढूंढ लेंगे, tan थीटा अगर आ गया, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप एंगल वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और हमें क्या चाहिए? स्लोप ही चाहिए। बोलिए भाई। चलो अब सोचते हैं, तो tan थीटा बोलो कितना? tan थीटा अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट tan थीटा नहीं आएगा, क्योंकि बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो पहले हम लोग cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 2/√5, हाइपोटेनस है 2, तो ये आ जाएगा 1/√5। अच्छा cos थीटा आ गया 1/√5, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? cos में होता है देखो कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। अच्छा तो tan थीटा आ गया 2। अरे cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। tan थीटा 2/1 मतलब 2, मतलब tan थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? अच्छा अब सोचो tan थीटा जब आ गया, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालना है। मान लिया इसका स्लोप है m, इसका स्लोप 1/2 है। tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, m1 - m2 का मॉड, नीचे 1 + m1 m2, ये पूरा मॉड में है ना। तो सर यहां से आपको मिलेगा, मॉड को हटाएंगे +-2,
और उस साइड देखिए मिलेगा 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और नीचे 2 प्लस m। मॉड को हटाए हैं, प्लस माइनस लिखे हैं, सही है ना। एक बार पॉजिटिव साइन लो, यहाँ पे जो प्लस माइनस उसमें पॉजिटिव साइन लो, तो आपको मिलेगा 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस 1। 2m कट गया, आ गया 4 बराबर माइनस 1। निगेटिव साइन लो, निगेटिव साइन लेंगे तो आएगा माइनस 2m माइनस 2m माइनस 4 2m माइनस 1। एक साइड लाओ तो आपको मिल गया कितना, 4m बराबर माइनस 3, तो m आ गया माइनस 3/4। अच्छा भाई ये बताओ कितने लोग को ये सवाल पढ़ के ये बात समझ में आ गया कि यहां पे ऐसे दो लाइन हो सकते हैं जो 2,3 से जाएगा और दोनों लाइन के बीच में 2 का इंटरसेप्ट बनाएगा। ये दिखाते हैं आपको, देखो ये दो पैरेलल लाइन था, 2,3 यहां माने थे, 2 का इंटरसेप्ट इधर भी बना सकता है, 2 का इंटरसेप्ट इधर भी बना सकता है। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ऐसे इस केस में कितने लाइन होने चाहिए, 2 लाइन। और m का वैल्यू कितने आया, एक ही आया, दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। 4 बराबर माइनस 1 आ गया, जब पॉजिटिव साइन यहां लिए थे ना तो 2m कट गया था दोनों साइड, 4 बराबर माइनस 1 आया, तो 4 और माइनस 1 कभी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बताओ भाई 4 बराबर माइनस 1 पॉसिबल नहीं, मतलब स्लोप नहीं निकल सकता। लेकिन 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 ये 100% कंफर्म है कि ऐसे 2 लाइन होंगे जो 2,3 से पास होंगे और दोनों लाइन के बीच में 2 का इंटरसेप्ट बनाएंगे। आपको फिगर बना के भी दिखा दिए। तो इसी सवाल से ये बात हम लोग को सीखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सीखना है, सुनो। अगर कभी आप स्लोप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब m निकालने का कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन कुछ बना के या कुछ करके, ठीक, और आपको 100% ये कंफर्म हो कि यार m मतलब आना चाहिए लेकिन m नहीं आ रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि यार लाइन तो होना चाहिए, लाइन होना चाहिए लेकिन स्लोप नहीं निकल पाए, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक ये करना चाहिए कि ऐसा कोई लाइन ऐसा है क्या जिसका स्लोप तो नहीं निकल पाता लेकिन लाइन तो होता है। कोई लाइन ऐसा होता है जिसका स्लोप नहीं निकल पाए लेकिन लाइन हो, लाइन एग्जिस्ट करे, बताइए। मजेदार बात, ऐसा लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल, ऐसा लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप होता है अनडिफाइंड, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये बात आप आगे से आगे कभी भी आएगा तो याद रखिएगा कि अगर आपको ये कंफर्म हो कि लाइन है और स्लोप के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, लाइन के स्लोप के लिए, और स्लोप ना निकल पाए, तो फिर उस केस में लाइन हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तभी स्लोप नहीं निकल पाता है। अब लाइन पास किससे हो रहा था, 2,3 से, तो 2,3 से जाने वाला लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो अभी तो लिखवाए थे, एक सवाल किए भी थे आज, x बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है जो यहाँ पे रहे, तो x बराबर 2, तो एक लाइन के इक्वेशन तो x बराबर 2 आएगा। और दूसरे लाइन के इक्वेशन आप यहां से लिख सकते हैं, स्लोप आपको -3/4 आया है, पॉइंट दिया है 2,3, तो इक्वेशन y -3 स्लोप -3/4 x -2। ध्यान से देखिए तो एक लाइन x बराबर 2 आ रहा है और दूसरा लाइन इसको सॉल्व करके देखो यही आएगा, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, समझ में आ गया पूरा बात। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये क्वेश्चन खुद आईटी में पूछा था जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये आईटी में आया था। और उस समय जब लोगों को ये पता ही नहीं था, इस सवाल के बाद ही लोग ये कंसेप्ट बनाए कि यार ऐसा भी होता है क्या कि स्लोप ना निकल पाए लेकिन लाइन होता है। कौन सा लाइन, y एक्सिस के पैरेलल, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, आपके सामने रहा ये, अभी जो आपको कंसेप्ट सिखाए थे उसी पे बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इंक्लाइंड एट π/4 रेडियन टू द लाइन। इतना हमें ऐसे लाइन के इक्वेशन लिखना है जो 2,3 से पास हो और एक गिवन लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल देखो π/4 रेडियन बनाए। अभी आपको लिखना सिखाए हैं, अभी जो बता रहे थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ ए गिवन लाइन, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं। अब पूरा फिर से वही बात दोहराने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत बताए हैं। इक्वेशन होता है y - y1 बराबर tan थीटा प्लस माइनस अल्फा x - x1। तो इसमें लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे y - y1 की जगह 3 tan थीटा
प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 4 दिया है 45, एक्स माइनस x1, x1 की जगह 2। सही। अब बात आता है अगर लाइन के इक्वेशन लिखना है तो आपको चाहिए tan थीटा प्लस 45 का वैल्यू, tan थीटा प्लस 45 और tan थीटा माइनस 45। तो दोनों अलग से चलो निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं tan थीटा प्लस 45। तो ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस बी का, tan 45 tan थीटा, tan 45 1 होता है, 1 माइनस tan थीटा tan 45। और tan थीटा गिवन लाइन का स्लोप होता है साहब, याद है ना। तो इसमें गिवन लाइन ये है, इसका स्लोप जो होगा वही tan थीटा होगा। तो इसका स्लोप सबको निकालने आएगा -2/3 हो। तो tan थीटा की जगह -2/3 रख दो। ये पहले लाइन का स्लोप आ गया। और दूसरे लाइन का स्लोप tan थीटा माइनस 45, अब आप अपने से निकाल सकते हैं tan थीटा माइनस tan 45, 1 प्लस tan थीटा tan 45। tan थीटा का वैल्यू यहाँ भी रख दो, -2/3 -1, 1 माइनस 2/3। दोनों लाइन का स्लोप आ गया, यहाँ पुट करें, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट होता है। फिर बाकी हम लोग एक क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ट्रायंगल के एंगल वाला सवाल है जो अभी आपको सिखा रहे थे, एंगल निकालने वाला, ट्रायंगल के अंदर वाला। एक क्वेश्चन आप घर पे इसे ट्राई करेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।